जघन्य अपराध, एक ऐसी कहानी जो शायद आपको रात भर सोने न दे, आपका इंसानियत पे से यकीन छीन ले। ये बच्ची वो मेरी भी तो हो सकती थी, मेरी बच्ची होती तो मैं क्या कहता, फांसी दे दो उसको, मार दो गोली। साल 1994, शाजापुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा इलाका। 13 साल की सविता अपनी बहन और जीजाजी के साथ रहा करती थी। एक शाम को वो खौफनाक मंजर आता है जब उसके पड़ोस में रहने वाले दो भाई राजी और हसन उसके घर में घुसपैठ कर देते हैं और वो शाम उसकी जिंदगी बदल कर रख देती है। पहले उन्होंने उसका मुंह दबाया, फिर उसके हाथ पैर बांध दिए और 45 मिनट तक अपनी हैवानियत का उसे शिकार बनाया। जाते जाते उसे धमकी दी कि अगर किसी को भी ये बात बताई तो तेरी बहन को जान से मार डालेंगे। सोचिए 13 साल की मासूम बच्ची के दिल पे ये खौफ किस कदर घर कर बैठा होगा। डर के मारे उसने किसी को कुछ बताया नहीं, लेकिन राजी और हसन ये दरिंदगी दोहराते रहे। करीब 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। कुछ महीनों के बाद सविता का पेट जब बढ़ने लगा तो उसकी बहन ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। अस्पताल में डॉक्टर ने उसकी जांच की और बताया कि सविता गर्भवती है। ये सुनकर पूरे परिवार में सन्नाटा सा छा गया। सविता की आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी। फिर उसने अपनी बहन को धीरे धीरे सारी बातें बता दी कि उसके साथ क्या हुआ और क्या क्या उसने पिछले 6 महीनों में झेला। कैसे राजी और हसन ने बार बार उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। सविता की बहन और जीजाजी सविता के गर्भपात यानी अबॉर्शन की बात करते हैं, मगर मालूम होता है कि सविता अब इस मुकाम पे है कि अगर अबॉर्शन किया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वो लड़की महज 13 साल की थी। फिर क्या था, उसकी बहन और जीजाजी राजी और हसन के घर पहुंचते हैं। उन्होंने घर वालों से इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन जवाब क्या मिलता है कि हमारे लड़के ऐसा कर ही नहीं सकते और उन्हें वहां से बेइज्जत करके भगा दिया जाता है। लेकिन उसी रात राजी और हसन बंदूक लेकर सविता के घर पे आ धमकते हैं। उसकी बहन और जीजाजी की मार लगा देते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि अगर किसी से कुछ कहा तो तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। बिना एक पल गवाए सविता की बहन और जीजाजी उसे लेकर रवाना होते हैं एक नई मंजिल की ओर। वो मंजिल थी रामपुर, एक ऐसा ठिकाना जो दूर तो था लेकिन इतना दूर भी नहीं कि अतीत के साए को पीछे छोड़ सके। अतीत की परछाई उन्हें कभी भी घेर सकती थी। साल आता है 1995। उस घटना को बीते बीते लगभग 6 महीने हो चुके थे, लेकिन सविता के दिल पे ये लगा घाव अब भी ताज़ा था। महज 13 साल की उम्र में जब जिंदगी खिलखिलाती है, सविता असहनीय प्रसव पीड़ा से गुजरने के बाद 24 घंटे तक दर्द से तड़पने के बाद अंत में जन्म देती है एक बच्चे को। लेकिन नियति ने उसे मातृत्व के सुख से महरूम रखा, अछूता रखा। उसकी बहन ने तुरंत नवजात को किसी और के हवाले कर दिया। सविता को बच्चे की एक झलक देखना भी नसीब नहीं हुआ। उसके हिस्से में आते हैं केवल कुछ चंद शब्द कि अब इन सब चीजों को भूल जाओ, तुम्हें अपने जीवन की नई शुरुआत करनी होगी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ चला। 1998 में सविता अपनी 10वीं की परीक्षा पास करती है। ये एक छोटी सी जीत थी। उसके भीतर कहीं उम्मीद की लौ जलने लगी थी, लेकिन ये लौ ज्यादा देर तक टिकने वाली थी नहीं। साल 2000, वो 18 वर्ष की जैसे ही होती है, उसके बहन और जीजाजी उसके लिए एक नया फैसला सुना देते हैं। वो फैसला क्या था? शादी। उसके पति ने सख्त लहजे में कह दिया कि पढ़ाई का अब कोई मतलब है नहीं, तुम्हारी जिंदगी अब केवल घर तक सीमित है। कुछ वक्त बीतता है और फिर एक बार सविता अपने पति के साथ मिलकर एक लड़के को जन्म देती हैं, जिसने उसकी अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की रोशनी भर दी थी। बच्चे की मुस्कान और रोज की हलचल उसे एक स्थायी सुख का एहसास दिलाने लगी थी। लेकिन जिंदगी जब जब बहुत शांत होती है, तभी अतीत का तूफान लौटता है। 2005 में सविता का अतीत उसके वर्तमान पर भारी पड़ा। गांव के किसी व्यक्ति ने उसके पति को पुरानी कहानी के बारे में और सविता के अतीत के बारे में बताया, और सविता का पति उससे कुछ भी जाने बिना उसे बदचलन और कैरेक्टरलेस घोषित कर देता है। अगले ही दिन फैसला सुना दिया जाता है कि तुम अपने बेटे को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, क्योंकि ये घर अब तुम्हारा है नहीं। सविता, उसके पास और कोई विकल्प था नहीं, तो वो अपने 4 साल के बेटे का हाथ थामती है और अब किस्मत उसे ले आती है
लखनऊ। हर दिन एक नई चुनौती थी, नौकरी की तलाश, सिलाई उद्योग का एक असफल प्रयास और फिर एक बुक स्टोर पे साधारण सी नौकरी। 2008 की एक ठिठुरती सुबह हल्की धुंध में सूरज की रोशनी अभी अपनी जगह तलाश ही रही थी कि दरवाजे पे दस्तक होती है। दरवाजा खुला तो बाहर एक 13 साल का लड़का खड़ा था। सविता पूछती है कि तुम कौन हो, तो लड़के की आंखें नम थी और वो कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरा नाम है राजू। सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। बरसों से दिल में दबा हुआ दर्द जैसे एक झटके में बाहर आ गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजू, वही नाम, वही चेहरा जिसे सविता ने बरसों से सिर्फ अपनी कल्पना में देखा था, बस अब हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। उस सुबह सविता की जीवन का सबसे बड़ा खालीपन भर गया। माँ और बेटे का वह मिलन जिसने उसके टूटे हुए सपनों को एक बार फिर से जोड़ दिया। उस दिन सविता ने जाना कि कभी कभी जिंदगी वापस लौटकर हमें वो दे देती है जो उसने हमसे बरसों पहले छीन लिया था। राजू का अपनी माँ के पास लौटना, ये रास्ता दर्द और सवालों से भरा हुआ था। उसके जन्म के बाद उसे सविता के गांव के एक दंपत्ति को दे दिया गया था। वहां जीवन की शुरुआत तो सामान्य थी, लेकिन समय ने परिस्थितियों को बदल कर रख दिया। कुछ वर्षों के बाद राजू के पालक माता पिता के घर एक संतान का जन्म हुआ। इसके बाद उनका व्यवहार राजू के प्रति हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। उसे समझ आने लगा था कि ये घर उसका तो है, लेकिन वो इस घर का बिल्कुल नहीं है। गांव में हर कोई जानता था कि राजू की सच्चाई क्या है, और राजू के साथ के बच्चे मासूमियत से उसे वो सच कह देते थे जो शायद उससे कोई नहीं कहता था। वो कहते थे कि तू किसी का छोड़ा हुआ है। 2008 में जब राजू 13 साल का था तो उसके पालक माता पिता को सविता के तलाक की खबर मिलती है और उन्होंने राजू को बस में बैठाया और कह दिया कि जाओ अब अपनी असली माँ के साथ रहो। राजू के आने से सविता की ये दुनिया अचानक बदल गई। राजू उनके साथ रहने लगा और उसका छोटा बेटा उसके साथ पहले से था ही। ये एक ऐसा परिवार था जिसे समय के टुकड़ों ने जोड़ा था। राजू के साथ उसकी नई जिम्मेदारियां बढ़ गईं, लेकिन सविता ने हार मानना सीखा नहीं था। उसके लिए राजू का लौटना सिर्फ एक संतान का मिलना नहीं था, बल्कि अधूरे सपनों को पूरे करने की शुरुआत थी। अब दूसरे हाथ पे राजू बड़ा हो रहा था और उसके सवाल गहरे होते जा रहे थे। वह बार बार सविता से अपने पिता के बारे में पूछता। हर बार सविता उससे चुप करवा देती, कभी डांटती तो कभी नजरअंदाज कर देती, लेकिन राजू मानने वालों में से नहीं था। फिर एक दिन उसने सविता के सामने एक शर्त रख दी कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं अपनी जान दे दूंगा और आत्महत्या कर लूंगा। ये सुनते ही सविता का दिल जैसे थम सा गया हो। उसकी सांसें रुक गईं और वह समझ गई कि अब बोझ ज्यादा देर छुपाए छुप नहीं सकता। उस शाम उसने राजू को अपने पास बैठाया, अपनी जिंदगी के उस दर्दनाक अध्याय के बारे में बताया जिसे वह सालों से छिपा कर जी रही थी। उस पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया, बल्कि सविता के लिए एक नया मोड़ साबित हुआ। राजू ने अपनी माँ से कहा कि अगर ये तुम्हारे साथ हुआ है तो क्या पता कितनी लड़कियों के साथ ये हुआ हो। हमें न्याय के लिए लड़ना चाहिए। पहले सविता डर जाती है, उसे लगता है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, लेकिन राजू कहता है जो लोग हमारी मदद करने के लिए एक मुट्ठी चावल नहीं दे सकते, उन रिश्तेदारों के बारे में क्या सोचना। अब इस बात को करीब 12 साल बीतते हैं और जुलाई 2020 सविता और उसका बेटा राजू शाहजहांपुर जाने के लिए बस में सवार होते हैं। ये सफर एक शहर से दूसरे शहर जाने का नहीं था, बल्कि एक संघर्ष था जो इन्होंने 3 दशक तक अपने दिल में पाला था। जब वो पहुंचे सदर बाजार पुलिस स्टेशन शाहजहांपुर तो वो अपनी कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जो समय की परतों में दबी हुई थी, जिसे समाज और डर के चलते चुप कर दिया गया था। लेकिन अब सविता चुप होने वाली थी नहीं, क्योंकि उसका बेटा उसके साथ था। पुलिस ने शुरुआत में उनकी बातों को नकारा और कहा कि ना तुम्हारे पास कोई सबूत है, ना कोई तस्वीर है, और इस केस पे कोई गुंजाइश बनती नहीं है क्योंकि ये केस करीब 27 साल पुराना हो चुका था। लेकिन सविता हार मानने वालों में से नहीं थी। लेकिन जैसे कहा जाता है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। उन्होंने वकील मोहम्मद मुख्तार खान से संपर्क किया, जिनकी मदद से उनका केस अगस्त 2020 में अदालत में पेश किया गया। सविता को पहली बार लगा कि अब चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। कुछ हफ्ते के बाद अदालत ने पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया।
5 मार्च 2021 को 27 साल के बाद एफआईआर दर्ज की गई, पर अपराधियों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होने वाला था। इंस्पेक्टर मंगल सिंह, जो जांच का नेतृत्व कर रहे थे, खुद को एक अनजान हालत में पाते हैं। महसूस करते हैं कि इस केस में उन्हें किसी दूसरे रास्ते से आगे बढ़ना होगा। वह पहुंचते हैं जहां पे पहले सविता, राजी और हसन रहा करते थे, लेकिन वो एक मुसलमान बस्ती थी। वहां हिंदू पुलिसकर्मी से बात करने को कोई तैयार नहीं था। दरवाजे बंद थे, लोगों के होठ सिले हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर छोटे सुराग ने उन्हें मंजिल की ओर बढ़ाया, जिसे पाने के लिए सविता ने लड़ाई शुरू करी थी। सविता ने इंस्पेक्टर मंगल सिंह के साथ मिलकर अपराधियों की तलाश की। 25 दिन की कोशिश के बाद पता चला कि राजी और हसन शाजापुर के आरिफ नगर में रहते हैं। सविता को एक मैकेनिक से राजी का फोन नंबर मिला। उसने नंबर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने चालाकी से राजी और हसन को पुलिस स्टेशन में आने का आमंत्रण दिया। यहाँ पर राजू ने कहानी को मोड़ दिया। जून 2021 में पुलिस ने राजू और दोनों अपराधियों के डीएनए सैंपल लिए। महीनों के इंतजार के बाद अप्रैल 2022 में परिणाम जब आया तो डीएनए टेस्ट से ये साबित हो गया उन दोनों भाइयों में से हसन राजू का जैविक पिता था, बायोलॉजिकल फादर। ये सबूत सविता के लिए लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार बना। इस मामले को इतना ठोस कर दिया था इस सबूत ने कि हसन और राजी दोनों भागने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन राजी को 3 अगस्त को हैदराबाद से और हसन को 10 अगस्त को हैदराबाद से गिरफ्तार किया लखनऊ पुलिस ने। राजी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने कहा कि मुझे कभी नहीं लगा था कि इतने सालों के बाद ये मामला फिर से खुलेगा। हसन ने भी चुपचाप अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। सविता के चेहरे पे संतोष का भाव था। उन्होंने कहा, लोग क्या कहेंगे, इस डर से मैं कभी रुकी नहीं, क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ में था। मुझे अपने लिए, अपने बेटे के लिए लड़ना था। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी उन महिलाओं तक पहुँचे जो डर और शर्म में चुप रहती हैं। ये दोनों अपराधी धारा 452, 376, 2 और 506 के तहत 10 साल की सजा काट रहे हैं। इन पे कुछ जुर्माना भी लगाया गया। सविता ने कहा कि भाड़ में जाएं ऐसे रिश्तेदार, भाड़ में जाएं ऐसे लोग जिन्होंने समय पे हमारी मदद नहीं करी। मैं अपनी लड़ाई लड़ती रही और मेरी लड़ाई को असली मोड़ तब मिला जब मेरा बेटा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। ये कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां न्याय मिलता है। ये कहानी हर उस महिला की है जिसे समाज ने, डर ने घोट दिया है। अंत में मैं वैभव शर्मा कहानी का एक अलग पक्ष आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या हमें राजी और हसन जैसे लोग चाहिए या हमें चाहिए मोहम्मद मुख्तार खान जैसे लोग? क्या दोषी को सजा उसके धर्म के आधार पर तय होनी चाहिए? क्योंकि मेरे लिए अपराधी सिर्फ अपराधी है, धर्म और जाति से उसका कोई लेना देना नहीं है और उसके दायरे से बाहर। ये सवाल आपसे है। आप इस पे क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अंत में अपनी वाणी को इन पंक्तियों के साथ विराम दूंगा कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे हिंदू और मुसलमान हो जाएं। गुनहगार के लिए धर्म का सहारा, क्या यही है इंसानियत का किनारा? हर जुर्म की पहचान उसका कर्म है, ना कि मजहब और धर्म है। मिलते हैं अगली बार एक नए सवाल के साथ, एक नए किस्से और कहानी के साथ। लेकिन जब तक हम अगली बार मिलें, तब तक के लिए आप अपने आप को महफूज रखें। अपने घर परिवार वालों से, अपने दोस्तों से प्यार करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब और जय भारत। भोलेनाथ पे भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। भगवान हर जगह नहीं होता है डीके जी। पता है, इसीलिए तो उसने माँ बनाई।